तो ये है प्लूडागोटा केव, लेकिन कुछ लोग इसे प्यार से प्लूडा केव भी बोल लेते हैं। ये एक अंडर वाटर केव सिस्टम है। नाउ कुछ डाइवर से डिसाइड करते हैं कि वो लोग केव के एंट्रेंस से होते हुए ड्राई केव तक ट्रैवल करेंगे। इस पूरे केव सिस्टम में 2 एग्जिट है, एक प्लूडा केव और एक ड्राई केव। अगर आप प्लूडा केव से ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा एयर चेंबर सेक्शन, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद आते केव का डीपेस्ट सेक्शन, सतह से लगभग 135 मीटर नीचे। यहाँ पे एक नैरो 90 डिग्री टर्न है। उसके बाद नैरो पैसेज है, जिसके बाद अगर आपके पास ऑक्सीजन बचता है तो ही आप ड्राई केव में एंटर कर सकते हैं। इस केव का लेंथ 3 किलोमीटर है, जिसका सीधा मतलब ये निकल के आता है अगर सब कुछ प्लान मुताबिक चला तो टोटल ऑपरेशन 5 घंटे की होगी। और इस चीज को डाइवर्स बड़े ही प्यार से बोलते हैं ट्रैवर्स। नाउ इस ट्रैवर्स को परफॉर्म करने के लिए 5 दोस्त चाहता है, काई, पैट्रिक, विसा, जेरी वाटारिदन और जेरी उस्माके। February 6, 2014, राना, नॉर्वे। दिस इज द लॉन्गेस्ट वाटरफील्ड केव इन नॉर्थर्न यूरोप, लेंथ 3000 मीटर्स। वो 5 लोग ट्रक में डाइविंग स्टफ लोड करके केव के पास एक फार्म हाउस पे रुकते हैं। उनके पास था डाइविंग सूट, अंडर वाटर स्कूटर, डाइविंग सिलेंडर, रीब्रीदर एंड अदर छोटे मोटे टूल्स जैसे डाइविंग का बेड़ा हो गया। इसके साथ उनके ट्रक में था स्नोमोबाइल जो उनके काम आने वाला था। दे स्प्लिट इनटू 2 टीम्स बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट डिस्टर्बेंस। अब ये क्या होता है पता है, जो वाटरफील्ड केव होता है उसका पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होता है, और इस दौरान अगर कोई ट्रैवल करता है तो क्लियर केव वाटर में गाद मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से सेडिमेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और सेडिमेंट फॉल डाउन करने के लिए कुछ टाइम लेता है। इसलिए नेक्स्ट टीम 2 घंटे की बात उतरने वाली थी। इसी के साथ बता दे, वो लोग सर्टिफाइड CCR फुल केव डाइवर थे, मतलब प्रोफेशनल टेक्निकल डाइवर्स थे। दूसरे शब्दों में वो लोग 300 फीट की गहराइयों में स्टोन पेपर सीजर खेलते थे। उस दिन का टेम्परेचर था -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब लेक जम गया था। प्लूरा लेक को काटा जाता है ट्रायंगुलर होल शेप में। काई, विसा, जेरी यू इक्विपमेंट्स लेके आ रहे थे। पैट्रिक और जेरी एच होल बना रहा था। होल कंप्लीट होने के बाद वो लोग इतने एक्साइटेड थे कि पैट्रिक जेरी एच को बोलता है डाइव पे चले, एंड जेरी एच भी लाइक। वो लोग अपने दोस्त के लिए वेट नहीं करते और बिना पता डाइव में चला आता है। वैसे तो ये ट्रिवर्स होने वाली थी 5 घंटे की, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ये एक्सटेंड हो जाता है 12 घंटे तक। तो अगर ये प्रोफेशनल्स है तो इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो होगी, नहीं तो 12 घंटे तक वो थोड़ी ना सर्वाइव कर पाएंगे। डाइविंग स्टफ में से उनके पास जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी वो था रीब्रीदर। अभी हमारे स्टोरी में रीब्रीदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इसलिए रीब्रीदर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो फॉर्मल कैजुअल डाइवर्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पानी में सांस लेने के लिए मदद करता है, और सांस लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आप उसे पानी में छोड़ देते हो, जिसकी वजह से तैयार होता है एयर बबल्स, और उस एयर को आप वापस से यूज में नहीं ले सकते। एंड रीब्रीदर इज समथिंग स्पेशल जो आपको अलाउ करता है अपनी सांस को वापस से लेने के लिए, जो कि एयर बबल्स तो तैयार नहीं करता, लेकिन आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो उसको अदर गैसेस से रिएक्शन करवा के सॉलिड स्टेट में बदल देता है, और वो जो एयर होता है उसी से आप वापस से ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट मुझे जितना समझ आया मैंने बता दिया। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि रीब्रीदर आपको पानी में लंबे टाइम तक सांस लेने के लिए मदद करता है। तो पैट्रिक और जेरी एच पहुंच जाता है केव के डीपेस्ट सेक्शन में, और उसके बाद उनके सामने आने वाला था 90 डिग्री टर्न। तो पैट्रिक सबसे पहले जाता है और टर्न को कंप्लीट करने के बाद अपने रास्ते ऊपर चला आता है, लेकिन उसके बाद जब वो नैरो पैसेज में एंटर करने की कोशिश करता है तब उसके सर पे लगे हुए एक लाइट टूट जाता है, और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। जब पैट्रिक का लाइट टूट जाता है वही संकेत था कि अब से अच्छा तो कुछ होने नहीं वाला। ऐसा नहीं था कि उसके पास ऑप्शन में कोई लाइट नहीं था, लेकिन फिर भी वो वापस जाने लगता है। वापस आते आते वो देखता है जेरी एच का हेडलाइट अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पैट्रिक को बहुत अच्छे से पता है कि एक डिस्ट्रेस ड्राइवर का बिहेवियर कैसा होता है। पैट्रिक जेरी एच के पास चला आता है और जेरी एच ये डिमांड करता है जो बेल आउट गैस का रीब्रीदर पैट्रिक से गिर गया था उसे वो वहां से हटा ले और रास्ते को क्लियर कर दे, और पैट्रिक वही करने लगता है। रास्ता क्लियर करने के बाद भी जेरी एच अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। पैट्रिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो आ क्यों नहीं रहा, इसलिए पैट्रिक उसके पास जाके देखने लगता है, और फिर पैट्रिक को समझ आता है कि जेरी एच का अंडर वाटर स्कूटर तो 2 पत्थरों के बीच में फंस चुका है। जेरी एच बहुत ही ट्राई कर रहा था उसे छुड़ाने की, और फाइनली वो उसे छुड़ा भी लेता है, और उसके बाद पैट्रिक और जेरी एच वापस से जाने लगता है। लेकिन स्कूटर को छुड़ाने के दौरान जेरी एच का बहुत एनर्जी लॉस हो गया था, इसलिए जेरी एच को जरूरत था बहुत सारी ऑक्सीजन की। अब जेरी एच पैट्रिक को हैंड मोशन की मदद से ये बताता है कि उसे एक ओपन सर्किट बैकअप सिलेंडर चाहिए।
जेरी अपना सांस रोक लेता है और रीब्रीदर मास्क को ओपन कर लेता है। मास्क के अंदर का हवा ऊपर चला आता है। ना अभी जब वो ओपन सर्किट सिलेंडर का मास्क पहनने वाला था तब पैट्रिक नोटिस करता है कि बैकअप सिलेंडर का रेगुलेटर नीचे गिर गया और पैट्रिक अभी जेरी को उसे पहनने के लिए मना कर देता है। जेरी उस मास्क को पहन के अपना सांस छोड़ने वाली थी, लेकिन अभी जेरी उस मास्क को पहन नहीं सकता, इसलिए वो वापस से अपने रीब्रीदर वाली मास्क पहन लेता है। वो बहुत ही घबरा जाता है और बहुत ही तेजी से सांस छोड़ के वापस ले लेता है और केव वाटर उसके शरीर में जला आता है। अब उसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया था और पैट्रिक भी डर गया था। वो अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए देख लेता है, लेकिन सिर्फ यही चीज़ उसे चौंकाने के लिए काफ़ी नहीं था। वो एक नज़र अपने डाइविंग कंप्यूटर की तरफ देखता है, लेकिन ये क्या, वो 7 घंटे तक पानी के अंदर कैसे रह सकता है। असल में उसके डाइविंग कंप्यूटर में टोटल डाइविंग टाइम 400 मिनट के आसपास आ रहा था, जो करीब 7 घंटे के आसपास होता है। असल में डाइविंग में एक थंब रूल को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आप टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकते, बट हर 360 फीट या फिर 110 मीटर या फिर उससे ज़्यादा की गहराइयों में अगर आप 1 मिनट तक स्पेंड करते हैं तो वो 10 मिनट के बराबर माना जाता है। यहाँ पे आप टाइम ट्रैवल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के हिसाब से टाइम मेजर किया जाता है। दूसरे शब्दों में आप उस स्पेसिफिक गहराइयों में जितने मिनट तक स्पेंड करते हो उससे 10 मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आता है उतने मिनट का ऑक्सीजन आपका गया। तो इस हिसाब से वो डीपेस्ट सेक्शन में 25 मिनट्स तक था और डरने के लिए सिर्फ इतनी सी चीज काफी नहीं है। उस सतह से कुछ 443 फीट्स के आसपास था। मतलब पानी का प्रेशर इतना एक्सट्रीम होता है कि जब आप वहाँ पे बहुत देर तक रहते हो आपको उतना पता नहीं चलता, लेकिन असेंडिंग के टाइम प्रेशर चेंज हो जाता है अचानक से, एंड तब होता है डिकम्प्रेशन। नाइट्रोजन और कुछ गैसेस होता है जो आपके शरीर में, ब्लड में या फिर टिश्यूज में कहीं पर भी बबल्स क्रिएट कर देता है। ये कहीं पर भी बबल्स क्रिएट कर सकता है, खास करके आपके नीज में या फिर जॉइंट्स में बबल्स क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बबल्स तो है तो जानकर आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये एक दर्दनाक मौत की कारण है। लेकिन थैंक्स टू रीब्रीदर, क्योंकि रीब्रीदर के अंदर यूज होने वाली गैस कोई कॉम्प्रेस्ड एयर या फिर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। रीब्रीदर के अंदर कुछ खास सिस्टम होता है जहाँ पे खास प्रकार की कुछ गैसेस यूज करके अलग अलग गहराइयों में अलग अलग मिक्सचर बना के गैस प्रोवाइड करता है, जिससे ना ही डाइवर को सिर्फ ऑक्सीजन मिलता रहता है, डाइवर के बॉडी में नाइट्रोजन का मात्रा भी घटने लगता है, जिससे डिकम्प्रेशन सिकनेस का चांसेस भी घट जाता है। लेकिन पैट्रिक के केस में डिकम्प्रेशन का रिस्क बहुत ज्यादा था, क्योंकि ना तो सिर्फ वो पानी में बहुत देर तक था, वो पानी के बहुत गहराइयों में बहुत देर तक था। दोस्तों, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कवर करने के लिए लगता है बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत, तो आपका एक लाइक इस मेहनत को अंजाम दे सकता है। तो बिना समय गवाए पैट्रिक नैरो पैसेज से होते हुए सक्सेसफुली एस्केप कर जाता है और दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे काय वैसे जेरीयू प्लूरा केव में एंटर करता है। डीप सेक्शन में आने के लिए उन्हें 2 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ पे आने के बाद जब वैसा सबसे पहले 90 डिग्री टर्न को लेता है तो उसे हल्की सी एक साउंड आने लगता है। यह असल में एक डिस्ट्रेस डाइवर का सिग्नल होता है। जब वैसा के सामने जेरी का बॉडी अपीयर होता है, वो अपने साथी डाइवर जेरीयू को ये बात बताता है और जेरीयू ये सुन के अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। असल में पानी के अंदर बहुत तरह की रिस्क होता है। वैसे तो पानी के अंदर सांस लेना मुश्किल ही है, उसके अलावा अगर गियर्स मैलफंक्शन, एरर या फिर फेलियर होता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर हाइपर कैप्निया जैसे डिजीज देखा जा सकता है, जिससे इल्यूजन, कंफ्यूजन, सफोकेशन पेन कॉमन है। जेरीयू सफोकेट करने लगता है और डिस्ट्रेस ड्राइवर में कन्वर्ट हो जाता है। काय जेरी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा था। काय और वैसा अपने इमोशंस को किसी तरह कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जेरीयू का डेथ वहीं पर हो जाता है। 2 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। अभी वैसा जेरी एज का बॉडी को नैरो पैसेज से निकालने लगता है। वो अपने पैरों से लात मारने लगता है, हाथों से खींचने लगता है, लेकिन वो नहीं निकलता। काय को लगने लगता है कि इन सब से कुछ फायदा नहीं है। वो वैसा को बोलता है हम वापस से प्लूरा केव में जा सकते हैं, लेकिन वैसा को पता था अगर वो लोग वापस से प्लूरा केव जाते तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता और वो लोग पहुंच नहीं पाते और रास्ते में ही उनका मौत तय है। आई को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उसे छुड़ा पाएगा और वैसा को मरने के लिए छोड़ देता है और वो प्लूरा केव की तरफ जाने लगता है। बहुत ही मेहनत करके वो एयर चेम्बर तक पहुंच जाता है। अभी उसका अंडर वाटर स्कूटर का बैटरी बहुत ज्यादा लो हो गया था और ऑक्सीजन चेम्बर में जितना ऑक्सीजन था उससे वो 1 दिन जिंदा रह सकता था। उसे लग रहा था कि वो प्लूरा केव तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसा तो वैसे ही मरने वाला था और अगर पैट्रिक नहीं बचता तो वहां से निकलने का सपना ही रह जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए वो हिम्मत करता है और प्लूरा केव तक जाने लगता है। रात का 1:30 बज गया था। वो प्लूरा केव में पहुंच जाता है, लेकिन उसे एंट्रेंस नहीं मिलता। असल में फ्रीजिंग टेम्परेचर में लेक का पानी जम गया था और पिच ब्लैक डार्कनेस में उसे एंट्रेंस भी नहीं मिल रहा था।
लेकिन किसी तरह वो एंट्रेंस ढूंढ लेता है और उसमें 1 सेंटीमीटर तक की बर्फ की परत जमी हुई थी। वो अपने स्कूटर से उसे तोड़ देता है और जल्दी से ऊपर आके सांस लेने लगता है और फिर वो ट्रक में चला आता है। फेस तो उसने कपड़े से पोंछ लिया था, लेकिन आंखों के कॉर्नर में पानी नहीं रुक रहा था। उसे यही लग रहा था कि वो अकेला सर्वाइवर है, लेकिन ये सच नहीं था। वैसा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट ड्राइवर होता है। उसने सक्सेसफुली जेरीज की बॉडी को हटा दिया था और नैरो पैसेज से भी वो सक्सेसफुली पास हो गया था। कार को निकलने में देर बज गए थे, लेकिन वो लोग 9 बजे के आसपास निकल जाता है। पैट्रिक जब ट्राई केव में एंटर होने वाला था तब उसे किसी का हेडलाइट दिखता है। उसे पता चल गया था उसके पीछे कोई तो आ रहा है और वो वैसा होता है। पैट्रिक केव से बाहर आने के बाद होल्ड करता है। तब टाइम हुआ था 9 बजे के आसपास। पैट्रिक थोड़ा सा वेट करता है और कुछ देर के बाद पानी से वैसा ऊपर आता है। उन लोग भी ये लग रहा था कि काय भी कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। और जैसा कि आपको पता है, काय 1:30 बजे केव से बाहर आता है और 2 बजे तक वो अपने फार्म हाउस पे वापस चला आता है। और वो लोग काय को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन उनके दोस्त केव में ही रह जाता है। तो ये था सफोकेशन सीरीज का 3rd एपिसोड। अगर आपको फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो राइट में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके साथ रहना।